नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी ऑन टिप्स यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर पर पढ़ने जा रहे हैं कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर तीन स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होती हैं। यदि भी आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। इसको समझने का सीधा तरीका तो है ये। सीधा तरीका क्या है, चलिए अभी बताते हैं। ये आपकी एक जीवाणु की अधिकांश जीवाणु के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। ये आपकी जीवाणु की कोशिका है। कोशिका के जस्ट बार यहाँ पर तो होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। उसके जस्ट बाद यहाँ पे होगी सेल वॉल। यहाँ पे क्या होगी? सेल वॉल। उसके भी बाहर यहाँ पर होगी एक परत जिसको बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक कोशिका का आवरणों का संरचना है। जीवाणु के अंदर कहूँ या प्रोकैरियोटिक के अंदर कहूँ, ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर मैं इन सबका नामकरण करूँ तो ये जो है वो मेरी ग्लाइकोकैलिक्स है। इंग्लिश के अंदर लिख रहा हूँ ग्लाइकोकैलिक्स। समझ आया बा? ये मेरी जो है वो मेरी सेल वॉल है, CW लिख रहा हूँ। इसके जस्ट अंदर ब्लैक वाली जो मैंने बनाई है वो मेरी सेल मेम्ब्रेन है और ये मेरी सेल है। अब देखो, अब पढ़ो इसको। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। ठीक है। इनमें कोशिका आवरण, अब देखो, तीन परतों का हो गया तो एक जटिल कोशिका आवरण ही तो हुआ। कोशिका के चारों तरफ का जो आवरण है वो जटिल ही तो हुआ, क्योंकि तीन तीन आवरण मिल रहे हैं। ठीक है। जैसे दृढ़तापूर्वक बंधकर तीन स्तरीय संरचनाएं बनाते हैं। कोशिका आवरण कितने स्तर की संरचना बना रहे हैं? तीन स्तर की। कौन कौन सी? सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, अपने को सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स मिली क्या? यस। जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति, उसके बाद देखो कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली क्रमशः आ रही है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आ रही है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य अलग अलग है, प्रत्येक जो परत है उसका कार्य तो अलग अलग है, लेकिन तीनों मिलके एक सुरक्षा इकाई तो बना रहे हैं। इस सेल के लिए क्या तीनों एक सुरक्षा इकाई के रूप में आ रहे हैं? बाहर से अगर कोई भी अणु या कोई घातक चीज आ रही है तो उस जीवाणु को रक्षा करने के लिए है, उस कोशिका की रक्षा करने के लिए तो पड़ते हैं। तो तीनों का कार्य एक सुरक्षा इकाई के रूप में है। और हालांकि तीनों का कार्य अलग अलग है परतों का, लेकिन तीनों मिलकर के एक सुरक्षा की इकाई भी बना रहे हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलो, जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता एवं ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि, ग्राहम एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने एक विधि बनाई, अभिरंजन विधि। ठीक है। अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जीवाणु को। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव, और जो ग्राम अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ग्राम नाम का एक वैज्ञानिक आया, ग्राम नाम का एक वैज्ञानिक आया और उस वैज्ञानिक ने एक अभिरंजन की विधि डाली। उसने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन के अंदर वो बैक्टीरियाओं को डाल के प्रयोग किए उसने। तो उसने देखा कि जो बैक्टीरिया उस विलियन के अंदर या उस अभिरंजन के अंदर अभिरंजित हो जाता था, अपना कलर चेंज कर लेता था, अभिरंजित हो जाता था, उस बैक्टीरिया को उसने ग्राम पॉजिटिव श्रेणी में डाला। ग्राम ने दो श्रेणियां बांटी जीवाणु की। एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक क्या बांटी इसने? ग्राम पॉजिटिव। दूसरी इसने बांटी ग्राम नेगेटिव। ठीक है। फिर उस अभिरंजन के अंदर से इसने प्रयोग किया और देखा जो बैक्टीरिया उस अभिरंजन में अभिरंजित हो जाते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, उसको उसने ग्राम पॉजिटिव में डाल दिया। जो नहीं हो रहे थे उसको किस में डाल दिया? ग्राम नेगेटिव में डाल दिया। बस इतनी चीज है। और एनसीईआरटी के अंदर जितना दे रखा है उतना आपको देखना है। किसने बनाई थी विधि? ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने एक अभिरंजन विधि बनाई। बस खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स हमने देखी, ये हमारी कोशिका थी, ये हमारी कोशिका झिल्ली थी, ये हमारी कोशिका भित्ति थी और ये हमारी ग्लाइकोकैलिक्स थी बाहर वाली। इतना मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले।
तो देखो, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है अलग अलग जीवाणुओं के अंदर उसकी रचना में और उसकी मोटाई में विभिन्नता होगी। ठीक है, कुछ में तो क्या होगी, ढीली आंचन होती है जिसे अवंपक परत कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरी सेल वॉल है और ये मेरी ग्लाइकोकैलिक्स है। अब कुछ जीवाणुओं के अंदर क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये वाली, ये ढीली ढाली आंचन होती है। ढीली आंचन का मतलब एक कठोरता नहीं है उसके अंदर, एकदम ढीली सी है, नॉर्मल है, जल्दी कह सको हम जल्दी टूट सकती हैं, या ऐसा कह सकते हैं अपन, एकदम ढीली आंचन है। ढीली आंचन समझ गए होंगे आप, आशा करता हूँ। एकदम ढीली आंचन है, इतना वो कठोर नहीं है। ठीक है, और उस जिस जीवाणु के अंदर ये ढीली ढाली आंचन है, ढकी हुई है, उसको तो अपन कहेंगे अवंपक परत। उस जीवाणु को अवंपक नहीं कहेंगे, जीवाणु को अवंपक परत नहीं कहेंगे, इस परत को कहीं क्या कहेंगे अपन, अवंपक परत कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर बोले तो स्लाइम मोल्ड्स। ओके, दूसरों में ये मोटी और कठोर, और कभी कभी क्या होगा, मोटी होगी और क्या हो जाएगी, कठोर होगी कुछ जीवाणुओं के अंदर, तो वहां पर उसको अपन क्या बोलेंगे, कैप्सूल या संपुटिका। संपुटिका या कैप्सूल बोल देंगे। क्लियर हुआ क्या, ग्लाइकोकैलिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रो दे रखा है, वो क्लियर हुआ। उसके बाद कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कोशिका भित्ति को सेल का जो आकार है, सेल किस आकार की होनी चाहिए, ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो है सेल वॉल। कोशिका भित्ति ही निर्धारित करती है कि कोशिका का आकार कैसा होगा। इंपॉर्टेंट है, यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, एक इसको स्ट्रक्चरल भूमिका देती है सेल को। जीवाणु को फटने और निपातित होने से बचाती है। जीवाणु जब फटता है ना, जीवाणु को फटने से कौन बचाती है, सेल वॉल बचाती है। निपातित होने से भी कौन बचाती है, सेल वॉल बचाती है। इंपॉर्टेंट लाइन और स्टार मार्क कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी लाइन है एनसीईआरटी की, बिल्कुल पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। मजा आ गया लाइन में, बहुत प्यारी लाइन है, और पढ़ोगे तो भी मजा आएगा। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारण करती है, सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करेगी, जीवाणु को फटने और निपातित होने से बचाएगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जीव द्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णात्मक होती हैं और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। अब कोशिका अगर बाह्य वातावरण के साथ जहां भी स्थित है, उसके कोशिका के बाहर का जो वातावरण है, जस्ट बाहर वाला, उससे संपर्क कौन स्थापित करता है, वो स्थापित करती है कोशिका झिल्ली। वो स्थापित कौन करती है, कोशिका झिल्ली। और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क, कोशिका झिल्ली। और दूसरी कोशिका झिल्ली क्या होती है, वर्णात्मक होती है। वर्णात्मक, या इसके लिए एक वर्ड यूज होता है चयनात्मक पारगम्य, मतलब कौन कोशिका के अंदर आएगा, कौन कोशिका से बाहर जाएगा, वो सब किससे होकर जाते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली से होकर जाते हैं, और वहां पे वो डिसाइड करती हैं कि इसको आने देना है नहीं देना। चयनात्मक पारगम्य हो तो वो ऐसा सीन होगा, वर्णात्मक होती है। यस, संरचना अनुसार अनुसार ये झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और इस ये जो लाइन है ना, ये लाइन से स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी एक ऐसी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में लगभग सिमिलर मिलेगी, तो वो है कोशिका झिल्ली। अब देखो, संरचना के अनुसार यह झिल्ली जो है, झिल्ली मतलब जीव द्रव्य झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन के जैसी ही होती है। ठीक है, एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है, जिसे मीजोजोम कहते हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर सेल मेम्ब्रेन, तो अगली सॉरी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर अगर फैलाव हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। ये फैलाव पुटिका के रूप में हो सकता है, नलिका के रूप में हो सकता है, और पटलिका के रूप में हो सकता है। फैलाव अगर ऐसा भी हो सकता है, नली के रूप में फैलाव हो जाए, गोल गोल रूप में हो जाए, है ना, पटलिका, और नलिका के रूप में हो जाए, है ना, और पुटिका के रूप में, ये पुटिका गोल रूप में हो जाए, या नलिका ये वाली नलिका के रूप में हो जाए। तो फैलाव के कुछ उदाहरण है, मतलब किस प्रकार का फैलाव हो सकता है, तो इन तीनों में से किसी भी प्रकार का फैलाव हो सकता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति। अब ये मीजोजोम के कार्य हैं, वो जो फैलाव हुआ सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके कार्य दिए गए उस मीजोजोम के। कोशिका भित्ति निर्माण कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है। डीएनए की प्रतिकृति में उसकी सहायता होगी। डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, डीएनए की प्रतिकृति जब होती है, नया डीएनए जब बनता है एक डीएनए से, उस समय ये मीजोजोम काम में आ सकते हैं। वह इसके संतति कोशिका में वितरण, और वो जो डीएनए संतति कोशिका में जाएगा
उसके वितरण के अंदर भी ये हेल्प कर सकता है। श्वसन या श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायक है। मैंने बोला था अगर ये फैलाव बढ़ रहा है इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, मतलब एंजाइम की मात्रा भी वहां बढ़ी, तो एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में सहायक हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया इसने तो वहां पे श्वसन की प्रक्रिया भी ज्यादा होगी, स्रावी प्रक्रिया, स्रावी प्रक्रिया, ये सब चीजें बढ़ाने में भी सहायता करता है। श्वसन ज्यादा होगा क्योंकि एंजाइम ज्यादा आ गए यहाँ पे। पृष्ठ एंजाइम ज्यादा क्यों आए? क्योंकि पृष्ठ एरिया बढ़ गया है, सरफेस एरिया बढ़ गया है। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु या ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। ये बहुत प्यारी लाइन है और ये लाइन छुपी हुई लाइन है और इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ प्रोकैरियोटिक इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे कि नील हरित जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक है, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक है। इसके कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार हो जाता है। कोशिका द्रव्य है, देखो इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, मान लो ये ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल थी, हुआ यूं कि ये इसका साइटोप्लाज्म है अंदर वाला, इसके अंदर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं ये झिल्ली में विस्तार हो गया, झिल्ली बन गई। अब ये झिल्ली में विस्तार हो गया, इसको बोलते हैं वर्ण की लवक। वर्ण की लवक, लवक बन गया एकदम, वर्ण की लवक बन गया। ठीक है, इसमें वर्णक पाए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, वर्णक, क्या होते हैं वर्णक, फोटोसिंथेसिस वगैरह के काम आ सकते हैं क्योंकि नीलहरी सवाल, नीलहरी जो जीवाणु है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये वर्णक की लवक बन जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किसका विस्तार है, तो ये कोशिका द्रव्य का विस्तार है। झिल्ली में विस्तार किसका है, कोशिका द्रव्य का। और मीजोजोम में झिल्ली में विस्तार किसका है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन का। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके बीच में डिफरेंट है, बस इसको वर्णकी लवक कहते हैं और इसमें वर्णक पाए जाते हैं। विस्तार ये किसका है, कोशिका द्रव्य का है, साइटोप्लाज्म का विस्तार है झिल्ली में। ओके, ये इंपॉर्टेंट था, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई। चलिए चीज, जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है। अब जीवाणु की कोशिका चल भी सकती है, गति कर सकती है, चलायमान भी हो सकती है और अचलायमान भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर वो चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कसाभिका कहते हैं। अच्छा, अगर वो कोशिका चल रही है तो उसके अंदर एक संरचना मिलती है जिसको अपन कहते हैं कसाभिका, और वो कोशिका भित्ति जैसी पतली होती है। जितनी कोशिका भित्ति पतली होती है उतनी ही वो पतली होती है और वो कोशिका में मिलेगी कसाभिका। इंग्लिश के अंदर इसको फ्लैजिला बोलते हैं और उसकी वजह से गति करती है वो। जीवाणुओं में कसाभिका की संख्या एवं विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु के अंदर, अलग अलग जीवाणु के अंदर कसाभिका की संख्या अलग अलग होगी, विन्यास मतलब कहाँ वो जुड़ा हुआ है, कैसे वो जुड़ा हुआ है, ये क्रम भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है अलग अलग जीवाणु में। जीवाणु कसाभिका 3 भागों में बटा होता है, तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। तंतु कसाभिका का सबसे बड़ा भाग है और ये कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। अब देखो कैसे एक कोशिका पे जो है ये चीज होती है, इसको इसने समझाया है, मैं भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर ये मेरी कोशिका है, एक सेकेंड, चलो ये मेरी कोशिका है, ठीक है, तो यहाँ पे इस कोशिका के ऊपर जो कसाभिका लगी होगी वो किस प्रकार से लगी होगी उसके चीज बताए, उसके बारे में यहाँ पे ये बताया है कि मैं रेड कलर का ले रहा हूँ पेन, आप आराम से समझिएगा। ये एक सेकेंड, ये और ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे लगी हुई थी। ठीक है, अब देखो इसने क्या क्या बताया। जीवाणु कसाभिका या फ्लैजिलम 3 भागों में बटा, कितने भागों में, 3। एक तो हो गया तंतु, एक हो गया अंकुश या हुक, और तीसरा हो गया आधारीय शरीर। ये जो सबसे नीचे बनाया है वो है मेरा आधारीय शरीर। वो क्या है, ये वाला फ्लैजिला का आधारीय शरीर है, याद रहेगा। सबसे ऊपर जो मैंने बनाया बार और सबसे जो लंबा है वो मेरा क्या है, तंतु है, वो मेरा क्या है, तंतु। और इन दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो मेरा है अंकुश, या इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर हुक। अंकुश या हुक, ये जोड़ने का काम कर रहा है किस किस को, एक तो तंतु को और दूसरा आधारी शरीर को। अब इस लाइन को पढ़ो, अब लाइन को पढ़िए। तंतु, अंकुश और आधारी शरीर तीनों भाग मैंने बताए। तंतु कसाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है, दिख रहा है क्या सबसे बड़ा भाग है कि नहीं, आराम से दिख रहा है, यस सर बड़ा भाग है। कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला हुआ है, क्या कोशिका की सतह, तो ये थी कोशिका की सतह, इससे ये तंतु बाहर फैला हुआ है, यस बाहर फैला हुआ है। क्रिस्टल क्लियर, बोलो यस।
आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया इतना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखो, जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम झालर इनकी गति में सहायक नहीं होते हैं। जैसे कसाबिका जो थी वो गतिमान के अंदर मिलती थी और गति के लिए आवश्यक थी और सहायक थी गति के अंदर, लेकिन उसी जीवाणु की सतह पर या जीवाणुओं की सतह पर जो है दो अन्य संरचनाएं भी मिलती हैं जिनका नाम यहाँ पे जिक्र किया गया है, एक रोम और एक झालर। लेकिन रोम और झालर जो है वो इस कोशिका की गति में सहायक नहीं है। रोम क्या है, वो एक लंबी नलिकाकार संरचना है, ऐसे एक लंबी और एक नलिकाकार, ये नलिकाकार संरचना है, ये कोशिका की सतह पर ऐसे लगी होती है, विशेष प्रोटीन की बनी होती है। ये एक विशेष प्रोटीन की बनी होगी, ये क्या होगी, एक विशेष प्रोटीन की बनी हुई होगी। झालर जो होते हैं वो लघु शूक जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। झालर ऐसे होते हैं फिम्बरी के, ठीक है, ये झालर ऐसे होते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणुओं में ये उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टान पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करेंगे कि एक तो ये वाली हाईलाइट, ये पूरी चारों इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन यहाँ पे झालर लघु सूक्ष्म जैसे तंतु है कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं, वो निकले हुए होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जीवाणु, अच्छा इसी झालर के बारे में बात की कि कुछ जीवाणुओं के अंदर पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों और पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करते हैं। मान लो कोई जीवाणु पानी के अंदर बह रहा है, क्या कर रहा है, पानी के अंदर ये जीवाणु बह रहा है, अब उसको रुकना है या फिर उसको पत्थर की कोई चट्टान दिख गई तो उस पत्थर की चट्टान से अगर वो चिपकना चाहता है तो वहाँ पे ये झालर उसको मदद करेंगे, वहाँ पे ये झालर जो है वो उनको क्या करेंगे, मदद करेंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। दूसरा, अगर पानी में बह रहा है और उसको कोई कहीं पे पोषक ऊतक मिल गए उनके पोषण के लिए, तो उन पोषक ऊतकों से भी अगर वो चिपकना चाहे तो वहाँ पे हेल्प कौन करेंगे, वही झालर या फिम्बरी भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है। रोम क्या है, एक विशेष प्रोटीन की बनी हुई है और नलिकाकार संरचना की है। मिजोजोम कोशिका कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है। क्लियर, बहुत ही ज़्यादा क्लियर। और कसाबिका जो है वो गति में सहायक होगी, रोम और झालर गति में सहायक नहीं होते। क्लियर, कसाबिका और दोनों समझ में आ गई। चलिए, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलो, इस पैरा को भी खत्म कर देते राइबोसोम वाले। चलिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड पढ़ने जा रहे हैं, राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड पढ़ने जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, पहली बात तो। अब ये प्रोकैरियोटिक की सेल है, इसके अंदर राइबोसोम जो है वो कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली, ये जीव द्रव्य झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उस सेल मेम्ब्रेन से क्या जुड़े हुए होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से राइबोसोम जुड़े होते हैं। अब देखो, ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। राइबोसोम का आकार दिया गया है 15 से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम का आकार पूछे, राइबोसोम का जो आकार है 15 से 20 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10 की घात -9 मीटर से गुणा कर देने का है। क्लियर, दो उप इकाइयों का बना है, 50 व 30s की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, 70s। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कैसा होगा, 70s। दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक तो 50s और एक 30s। आप देखोगे कि 50s और 30s तो मिलकर 80s होना चाहिए, लेकिन 70s होता है, रटना पड़ेगा, बायोलॉजी है, क्या कर सकते हैं। 70s राइबोसोम 50s का और 30s का बना हुआ होता है, जोड़ना नहीं होता, इसलिए अपन ये चीज़ नहीं करते। यहाँ पे जोड़ थोड़ी है कोई कि 50s और 30s 80s ही होंगे, नहीं, जोड़ नहीं है। 70s राइबोसोम दो उप इकाइयों का बना होता है, जो कि 50s और 30s है, ठीक है। एस जो है यहाँ पे पीछे वो स्वेडबर्ग नियतांक है। क्या है, स्वेडबर्ग नियतांक, बताता हूँ मैं, स्वेडबर्ग नियतांक, ठीक है, जो घनत्व पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, घनत्व पे। आगे बढ़ेंगे। 70s राइबोसोम बनते हैं, दो उप इकाई कौन सी, 50 और 30s। साइज कितनी, 15 से 20 नैनोमीटर की। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम क्या कार्य है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना।
बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए का मतलब होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए जो हैं वो एमआरएनए से जब राइबोसोम जुड़ते हैं, एमआरएनए से राइबोसोम जब जुड़ जाएंगे तो उसको बोलते हैं बहुराइबोसोम या बहुसूत्र, पॉलीराइबोसोम या पॉली सूत्र या बहुसूत्र, सॉरी, बहुराइबोसोम या बहुसूत्र बनाएंगे। देखो बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए, चित्र बना के समझाऊंगा तो थोड़ी सी आसानी होगी। होता क्या है कि ये आपका डीएनए, मान लो ये आपका डीएनए है, डीएनए ने एक आरएनए बनाया, उस आरएनए को अपन बोलते हैं एमआरएनए, उस आरएनए को क्या बोलते हैं अपन, एमआरएनए। अब उस एमआरएनए के ऊपर ऐसे राइबोसोम जुड़ गए, एमआरएनए के ऊपर क्या हो गया, राइबोसोम जुड़ गए, बहुत सारे राइबोसोम जब जुड़ गए तो इसको बोलते हैं, कंडीशन को या इस चीज को बोलते हैं बहुराइबोसोम या बहुसूत्र। और अब ये जो बहुसूत्र का राइबोसोम है, अब यहाँ पे जो राइबोसोम है, प्रत्येक राइबोसोम वो जो है वो प्रोटीन निर्माण में भाग लेगा। अब यहाँ से प्रोटीन संश्लेषित की जाएगी, अब यहाँ से प्रोटीन संश्लेषित की जाएगी। क्या समझ में आया टॉपिक, क्या क्रिस्टल क्लियर हुआ? डीएनए से आरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से जो है डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए पे ऊपर आगे प्रोटीन, सॉरी राइबोसोम, और बना दिया प्रोटीन का संश्लेषण कर दिया। उसके बाद अंतर्विष्ट पिंड, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में। अब ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, कुछ चीजें जो बची हैं, है ना, वो बची हुई चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो गई तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित हो गई। ये झिल्ली द्वारा गिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से, कोई झिल्ली नहीं है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के अंदर स्वतंत्र रूप से पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण दिए गए इंपॉर्टेंट है, उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट है भाई, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। क्वेश्चन कैसे देगा, निम्न में से कौन सा अंतर्विष्ट पिंड नहीं है? तीन ऑप्शन तो ये देंगे, फॉस्फेट कणिका, साइनोफाइसिन कणिका और ग्लाइकोजन कणिका, एक आउट ऑप्शन दे देगा जो कि आपका आंसर होगा। तो कौन कौन सी है? फॉस्फेट कणिकाएं अंतर्विष्ट पिंड है, यस है। साइनोफाइसिन कणिकाएं अंतर्विष्ट पिंड है, यस है। और ग्लाइकोजन कणिकाएं अंतर्विष्ट पिंड हैं, यस हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। कैसे हैं? बचे हुए पदार्थ हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मुक्त रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, कोई झिल्ली इनके चारों तरफ नहीं होगी। ठीक है। गैस रसदानी नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलेगी। एक नाम और आया गैस रसदानी, ये वाली जो गैस रसदानी है ये आपको एक तो नील हरित में मिलेगी, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी में, और बैंगनी जीवाणु के अंदर मिलेगी, और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु के अंदर भी मिलेगी। कौन? गैस रसदानी। क्या? एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगी, बैंगनी जीवाणु के अंदर मिलेगी, और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु के अंदर मिलेगी। ये कौन? गैस रसदानी। क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट? और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ जो हैं वो कोशिका द्रव्य में रहेंगे, अंतर्विष्ट पिंड के रूप में रहेंगे, झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होंगे, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से रहेंगे, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं या सशीम केंद्रीय कोशिकाएं। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा, सारा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्लियर होगा और इंपॉर्टेंट चीज भी पता चली होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।